जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। अगर किसी को दफनाते हैं, दफनाने के बाद कुछ लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आपने किसे दफनाया। किसे दफनाया ये थोड़ी देर के बाद बताते हैं, पर लोकपाल बिल दफना दिया गया। हमारी संसद ने इसे दफना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहे कि हम अच्छा लोकपाल बिल ला रहे थे और कोई कहे कि हम बहुत अच्छा लोकपाल बिल लाना चाहते थे, पर दोनों के दिल में, दोनों बातें कहने वालों के मन में शायद ईमानदारी नहीं थी और नतीजा लोकपाल बिल दफन हो गया। राज्यसभा में जो हुआ शायद शर्मनाक हुआ। भ्रष्टाचार से लड़ने वाले इस कानून का भविष्य कोई है क्या, पता नहीं। लोकपाल बिल लोकसभा में पास हो गया। जैसा लोकपाल बिल पास हुआ, देश के लोगों ने शक जाहिर किया, लेकिन राज्यसभा में इस पर कोई फैसला ही नहीं हो सका। संसद के इस फैसले का मतलब यही है कि देश की राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा कानून नहीं लाना चाहती। संसद का फैसला सरकार की नजर में सही हो सकता है, लेकिन जनता की निगाह में यह एक धोखा है। दो टूक अगर कोई बात हम करें तो हम आपको जरूर यह कहना चाहेंगे कि लोकपाल कानून एक अजूबा कानून, और यह भी बताना चाहेंगे कि अन्ना हजारे का आंदोलन और हमारे दो टूक की आज ये खास बात है कि एक तरफ जहां सरकार और विपक्षी दलों ने इस कानून को दफनाने में हिस्सा लिया, वहीं अन्ना हजारे का आंदोलन अब असफल होता दिख रहा है। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो थे। वो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। उनके साथ उस समय के उनके संसदीय सचिव, जो बाद में देश के उप प्रधानमंत्री बने, चौधरी देवीलाल भी थे। रास्ते में गाड़ी तेज जा रही थी। सड़क के ऊपर एक कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता गाड़ी के नीचे आके मर गया। गाड़ी किनारे खड़ी हुई। देवीलाल उतरे, कैरो साहब भी उतरे, और उतरने के बाद सरदार कैरो ने कहा, देवीलाल ये कुत्ता क्यों मरा? देवीलाल जी ने कहा, सरदार जी कुत्ता क्यों मरा ये मैं क्या बताऊं? नहीं, सोचो। उन्होंने काफी सोचा, उनकी समझ में नहीं आया कि ये कुत्ता क्यों मरा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता, आप ही बताओ। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने देवीलाल से कहा, जिसे देवीलाल ने अपनी जिंदगी का राजनीतिक आदर्श मान लिया। उन्होंने कहा, देवीलाल ये कुत्ता इसलिए मरा कि ये सड़क के बीच में खड़ा था, ये तय नहीं कर पाया इसे दाएं जाना है या बाएं जाना है। ये सही फैसला नहीं ले पाया, ले लेता तो नहीं मरता। देवीलाल जी ने अपनी जिंदगी में इसके बाद कभी बीच में खड़े रहने का कोई फैसला नहीं लिया। वो या तो इधर रहे या उधर रहे। आज के दौर में सही फैसला लेने वाले नेता नजर नहीं आते। शायद अन्ना हजारे भी उनमें हैं। लोकसभा और राज्यसभा में तो भरे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हो, सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्ना हजारे, जनता के हित में सही फैसला कोई क्यों नहीं ले पा रहा है? और चूंकि नहीं ले पा रहा है, वजह पूरा देश लोकपाल पर हो रही राजनीतिक ड्रामेबाजी को असमंजस से देखता रहा। सबसे अहम सवाल, सरकार जो लोकपाल बनाना चाहती है, क्या वो जनता की भावनाओं के मुताबिक है? सबसे पहले देखते हैं सरकार ने जो लोकपाल बिल बनाया उसकी खासियत, बहुत ज्यादा अहमियत आखिर है क्या? सरकार कहती है कि वो सशक्त लोकपाल बनाना चाहती है, तो सशक्त लोकपाल के लिए सबसे जरूरी है कि लोकपाल की नियुक्ति का तरीका सही हो। लेकिन सरकार ने क्या किया? लोकपाल के 8 सदस्यों को चुनने के लिए 5 लोगों की कमेटी बनेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5वां मेंबर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। वो 5वां सदस्य कौन होगा? वो एक न्यायविद
यानी एक ज्यूरिस्ट होगा। ये कपिल सिब्बल हो सकते हैं, मनीष तिवारी हो सकते हैं। सरकार जिस वकील या जज को शामिल करना चाहे वो इस कमेटी में शामिल हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को अपने कैबिनेट के फैसले को ही लागू करने का हक है। इसका मतलब यह है कि 5 में से 3 सदस्य सरकार के लोग ही होंगे। ऐसे में सरकार अपने हिसाब से लोकपाल बनाने में सफल हो जाएगी। अब जिस लोकपाल को सरकार ही बनाएगी, वो सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कैसे जांच करेगी? इसलिए लोकपाल के चुनने की प्रक्रिया में ही खामी है। वर्तमान व्यवस्था की ये एक हकीकत है कि किसी भी सरकारी संस्था में नियुक्ति के लिए लोगों की प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि कमजोर, भ्रष्ट और राजनीति से प्रभावित लोग एंटी करप्शन विभागों के मुखिया बनते हैं। लोग तो यही चाहते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति में नेताओं की भूमिका कम से कम हो और इसकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके और जनता की भागीदारी से होगी। रामलीला मैदान के अनशन के बाद जब संसद ने सेंस ऑफ हाउस पास किया, तब एक सशक्त लोकपाल की उम्मीद बंधी थी। सेंस ऑफ हाउस पास तो हुआ, लेकिन टीम अन्ना सहित इस देश की जनता ये नहीं समझ पाई कि इस सेंस ऑफ हाउस की वैधानिकता क्या है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे को पत्र लिखकर 3 भरोसे दिलाए। पहला, निचले स्तर के कर्मचारियों को लोकपाल में शामिल करना। दूसरा ये कि आम जनता को सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए सिटीजन चार्टर लागू करना। और तीसरा, राज्यों में लोकपाल बिल के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री के इन भरोसों के बाद अन्ना हजारे ने आमरण अनशन खत्म कर दिया। आशा है कि आप संसद के निर्देश को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः पूर्ण स्वस्थ होंगे। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के सहित आपका मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। धन्यवाद। पर अब उम्मीद की जगह आशंका ने ले ली है। सरकार ने लोकपाल का जो मसौदा तैयार किया, उसमें उलटफेर कर दिया। निचले कर्मचारियों को सीवीसी के हाथों सौंप दिया गया। सिटीजन्स चार्टर के लिए अलग से बिल लाया जा रहा है। इसके अलावा लोकपाल को जांच एजेंसी न देकर इसे कमजोर कर दिया गया। कानून इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ जांच संभव नहीं हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करेगा, तो लोकपाल ये तय करेंगे कि मामले में सच्चाई है या नहीं। लोकपाल फिर इसे प्रारंभिक जांच के लिए इसे किसी जांच एजेंसी के पास भेजेगा। प्रारंभिक जांच में कुछ निकला तो उसे सीवीसी के पास भेज दिया जाएगा। सीवीसी फिर इस पर जांच करेगा। अगर इसमें ए और बी ग्रुप के अधिकारी शामिल हैं, तो उसे वापस लोकपाल के पास भेजा जाएगा और निचले कर्मचारी के मामले को सीवीसी खुद रख लेगा। इसके बाद उस अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा, उसे सारे सबूत दिखाए जाएंगे। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकेगा। ऐसा लगता है कि सरकार ने भ्रष्ट अपराधियों को सजा दिलाने की बजाय उन्हें बचाने के लिए ही कानून बनाया है। अब सरकार की समझ को क्या कहें? ऐसा लगता है लोकपाल कानून बनाने वालों को भ्रष्टाचारियों की चिंता ज्यादा है। सरकारी लोकपाल कानून के तहत अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो उसे सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा। आप देश के लोग ध्यान से समझिए, यह आपको कोई नहीं बताएगा इस लोकपाल कानून के खास वजह को। इसमें धारा है, इसमें प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर लगते हैं, उसे सरकार अपनी तरफ से मुफ्त वकील देगी। भ्रष्ट अधिकारियों को वकील पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये वकील किस लिए दिए जाएंगे? ताकि वो अधिकारी कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर सके कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप फर्जी हैं। सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में एक और हथियार दिया है। किसी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने से पहले उस अधिकारी को एक नोटिस दिया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ एफआईआर क्यों न दर्ज कराई जाए। साथ ही उसके खिलाफ जितने सबूत हैं उसे दिखाए जाएंगे। मतलब ये कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, उससे पहले पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उससे पहले सारे सबूत दिखाए जाएंगे। और मुकदमा दर्ज हो गया तो उसे
हमारे आपके पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से वकील मुहैया कराया जाएगा। इस कानून की एक और खासियत है, अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाता है और सबूत नहीं पेश करता या आरोप साबित नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा 2 साल के लिए। अगर अधिकारी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे 6 महीने के लिए, और जो नहीं सिद्ध कर पाए उसे 2 साल के लिए। दुनिया में शायद हमारा देश पहला ऐसा देश है जहां भ्रष्ट अपराधियों को बचाने के लिए कानून बनाया जाता है और भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सजा मिलती है। मजेदार बात यह है कि सरकार इसे सशक्त लोकपाल बता रही है। शायद सरकार की नजर में, यूपीए की नजर में यह सशक्त लोकपाल हो, लेकिन मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, जनता की नजर में यह सशक्त लोकपाल नहीं है। शंकाएं हैं इस पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लोकपाल के मामले में सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क है या नहीं। दो टुक में आपका स्वागत है। पहले लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में लोकपाल पर बहस हुई। ये कहना पड़ेगा कि लोकपाल पर हुई बहस अच्छी थी। अरुण जेटली, मनु सिंघवी, शिवानंद तिवारी, राम जेठमलानी ने राज्यसभा में और लोकसभा में प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज ने अच्छा भाषण दिया, लेकिन लालू यादव ने लोगों को खूब हंसाया। लोकसभा में बिल तो पास हो गया, लेकिन राहुल गांधी को झटका लगा। राहुल गांधी लोकपाल को एक संवैधानिक संस्था बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस पार्टी को पहले से पता था कि इसके लिए जरूरी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। वैसे भी लोकपाल को संवैधानिक संस्था बनाया जाता है या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लोकपाल को सरकार न तो संवैधानिक संस्था बना सकी, न ही एक सशक्त कानून बना सकी। सरकार ये आश्वासन देती रही कि वो एक सशक्त लोकपाल का गठन करेगी, लेकिन जो बिल आया वो पर्याप्त नहीं है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि देश को लोकपाल जैसे भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की क्यों जरूरत है। असल में वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार के मामले में अक्सर ये होता है कि तमाम सबूतों के बाद भी कोई नेता या बड़ा अफसर जेल नहीं जाता। जेल जाता भी है तो बेल मिल जाती है। 1-2 अपवाद जरूर हैं। एंटी करप्शन ब्रांच और सीबीआई सीधे सरकारों के अधीन आती हैं। जांच या मुकदमा शुरू करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। जरूरत इस बात की थी कि केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त सरकार के अधीन नहीं हो। जांच एजेंसियों को लोकपाल के अधीन करने की जरूरत थी ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमे के लिए सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं रहे। कई लोग कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पर्याप्त कानून है, संस्थाएं हैं, इसीलिए लोकपाल की जरूरत नहीं है। अब जरा केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखिए। इसके चेयरमैन की नियुक्ति पर सरकार की किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय से हलफनामा मांगा। सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को इसका चेयरमैन बनाया जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है। सीवीसी के रहते हुए भी भ्रष्ट अधिकारी सरकारी नौकरी पर बने रहते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। असलियत ये है कि ज्यादातर मामलों में सरकार सीवीसी की सलाह को दरकिनार कर देती है। इसीलिए जरूरत इस बात की थी कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक ऐसी संस्था बने जिसके पास ऐसी शक्ति हो कि जांच के बाद वो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर सके। एक और महत्वपूर्ण मामला विसल ब्लोअर का है। विसल ब्लोअर उसे कहते हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों और लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का खतरा उठाते हैं। आज हालात ये है कि कई राज्यों में भ्रष्टाचार से लड़ने वाले ऐसे सिपाहियों की हत्या कर दी गई। खतरा इस बात का है कि अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसकी हिफाजत कौन करे, कैसे करे। उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई न हो, उसे प्रताड़ित किया जाए, धमकी दी जाए तो वो कहां जाए। इसीलिए सरकार को ऐसा लोकपाल बनाना चाहिए था जो ऐसे लोगों की बातों को सुने, उनके नामों को गोपनीय रखे और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। ये एक हकीकत है कि देश में कानून होते हुए भी भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल पाती। इसकी एक वजह यह भी है कि वर्तमान व्यवस्था में सीबीआई हो या कोई और जांच एजेंसी, इनके कामकाज गोपनीय होते हैं।
इसीलिए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठता है। जांच करने वाले भी भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जब भी कोई जांच होती है तो कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर सरकार इस स्थिति से निपटना चाहती तो लोकपाल के कामकाज को पारदर्शी करने का प्रावधान बनाती। सही बात तो ये होती कि जांच के बाद सारे रिकॉर्ड जनता के लिए उपलब्ध करवा दिए जाते, ताकि जनता को ये पता चल पाता कि किसने कैसे क्या किया। देश चलाने वाले लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि वो इतने मासूम और भोले हैं कि हर सरकारी दफ्तर में लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। उन्हें ये पता नहीं है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। इन लोगों को ये भी नहीं पता है, देश चलाने वालों को, कि वरिष्ठ अधिकारी कुछ नहीं करते, क्योंकि वो भी इस करप्शन में शामिल होते हैं, लेन देन में शामिल होते हैं। सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल के जरिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर इस कानून के लागू होने के बाद भी अधिकारी काम न करें तो क्या हो? ऐसे में यही होता है कि दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने कमाल का काम किया और उनकी पहल प्रशंसनीय है। वहां ऐसा कानून बना है जिसके तहत भ्रष्ट अधिकारियों या भ्रष्ट व्यक्ति के पकड़े जाने पर उसकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। नीतीश कुमार की इस पहल से अधिकारियों के घरों में, पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों के घरों में स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो कानून बना रही है उसमें रिश्वत खोरी से कमाए गए पैसों को वापस लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार ने जो किया उससे भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा, लेकिन अन्ना हजारे से भी गलतियां हुई हैं। मतलब अन्ना हजारे की गलती से पहले अगर भ्रष्ट अधिकारी पैसा कमा लेता है तो वो 6 महीने की सजा पाकर के उस पैसे का मालिक बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने पैसा कमाया उसकी तो उसे सजा मिल गई। यहां पर फिर मैं नीतीश की प्रशंसा करूंगा। अन्ना हजारे से क्या गलतियां हुई, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अन्ना हजारे की खुद की गलतियों की वजह से इस बार उनके आंदोलन के समर्थन में वो तेजी नहीं दिखाई दी, वो समर्थन नहीं दिखाई दिया जो पिछले आंदोलन में दिखाई दिया था। एक छोटा सा ब्रेक, इस महत्वपूर्ण पहलू पर अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। लोकपाल के मुद्दे पर सरकार देश को गुमराह कर रही है, फैसला आप कीजिए। लेकिन टीम अन्ना भी इसमें पीछे नहीं है, ऐसा हमें लगता है। प्रजातंत्र में लोकमत सर्वोपरि होता है। देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा कानून चाहती है, वही जनमत है। देश की जनता घोटालों, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार की कमी से त्रस्त हो चुकी है। अन्ना ने लोगों में आशा जगाई, इसलिए लोग अन्ना के आंदोलन से जुड़े। सरकार एक लुंज पुंज लोकपाल बनाकर अन्ना के आंदोलन को खत्म करना चाहती थी। बिल में सिर्फ उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया जिनमें सरकार टीवी चैनलों और संसद में बहस के दौरान विपक्ष के सवालों का गोलमोल जवाब दे सके। कांग्रेस जानती थी कि लोकपाल बिल पेश करने के साथ ही टीम अन्ना का समर्थन शायद आधा हो जाए। अन्ना हजारे की गलती यही है कि टीम अन्ना ने रामलीला मैदान के आंदोलन के बाद जन समर्थन और जन जागरण के लिए कुछ नहीं किया। मीडिया कह रही है कि अन्ना फ्लॉप हो गए। ये बात फैलाई जा रही है कि अन्ना का जादू खत्म हो गया। कोई भी आंदोलन दलील से नहीं बल्कि जन भावना से बड़ा बनता है। जन लोकपाल के मामले में भी यही बात लागू होती है। जन भावना के सहारे अन्ना और उनकी टीम ने सरकार की नींद उड़ाई थी, लेकिन जब बात समझौते तक पहुंची तब दलील के आगे जन भावना कमजोर पड़ गई। लोकपाल बिल पास कराने की जल्दबाजी में जो कुछ हुआ उसमें आम आदमी कहीं नहीं है।
उधर अन्ना भी संशय की स्थिति में है। जिस वक्त अन्ना हजारे रामलीला में अनशन कर रहे थे, उस समय देश के हर कोने में अनशन चल रहा था। अन्ना के समर्थन में देश के कोने कोने में आंदोलन हुए। भारतीय नागरिकों ने तो अमेरिका में भी अनशन किया। गांव और कस्बों में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने तो आंदोलन से पहले अन्ना का नाम तक नहीं सुना था, फिर भी आंदोलन में शामिल हुए। अन्ना हजारे और उनकी टीम इस जन समर्थन को समझ नहीं सके। टीम अन्ना को लगा कि लोग लोकपाल के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जबकि उनकी नाराजगी सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से लोग नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली आदि समस्याओं से जूझ रहे लोगों को लगा कि इस आंदोलन की वजह से बदलाव आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यही वजह है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, अमीर, गरीब, हर जाति और वर्ग के लोगों ने अन्ना हजारे को समर्थन दिया। हर राजनीतिक दल के समर्थकों के साथ साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अन्ना के आंदोलन में थे। ये लोग सिर्फ जन लोकपाल के लिए अन्ना को समर्थन नहीं दे रहे थे। अन्ना में लोग गांधी देख रहे थे, जो भारत की तस्वीर बदलने की आशा जगा रहा था। अन्ना के पास ये एक मौका था कि वह इस आंदोलन को सिर्फ लोकपाल की बजाय व्यवस्था परिवर्तन और सरकारी तंत्र के तौर तरीकों को बदलने का आंदोलन बना सकते थे। लेकिन अन्ना ने लोगों को निराश किया। अनशन के बाद हॉस्पिटल और वहां से वापस अपने गांव जाकर बैठ गए। अगर अन्ना देश की यात्रा पर निकल जाते, हर राज्य में निस्वार्थ रूप से आंदोलन करने वाले युवाओं और जनता से मिलते, तो आज सरकार को एक लुंज-पुंज लोकपाल कानून बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती। अन्ना ने अगर ये काम किया होता तो उनकी एक आवाज पर देश के हर कोने में आंदोलन शुरू हो जाते। अन्ना लोगों की इस ताकत को समझ नहीं पाए। वह यह नहीं समझ पाए कि लोगों की आकांक्षाओं और सपनों से जुड़ने के बाद अपनी मर्जी नहीं चलती। जनता की भावनाओं के साथ उन्हें चलना पड़ता है। लेकिन अन्ना हजारे ने ठीक उल्टा किया। जिस तरह सरकार लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ा रही है, वैसे ही अन्ना हजारे ने किया। यही वजह है कि जब अन्ना ने मुंबई में अनशन शुरू किया तो लोग उनके आंदोलन से नहीं जुड़े। मैं जानता हूं अन्ना हजारे अभी अपनी गलती देखने के मूड में नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि अन्ना हजारे के साथी भी इसे अपनी गलती नहीं मानेंगे। लेकिन इस देश को जानने वाले लोग ये चाहते थे कि अन्ना उनके बीच में आए। अन्ना राजनीति में न किसी का समर्थन करें न किसी का विरोध करें। उन्होंने कांग्रेस का विरोध करने की घोषणा की, गलत किया। उन्हें चाहिए था इस देश की जनता को तैयार करते, एक नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए तैयार करते, एक नए समाज के लिए तैयार करते। गांधी के हिंद स्वराज्य में कही हुई बातों के लिए इस देश के लोगों को तैयार करने का इतिहास ने उनके ऊपर जिम्मा सौंपा था। उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाने से मना कर दिया। कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन इतिहास इसके लिए उन्हें माफ नहीं करेगा। अगर अन्ना हजारे देश के लोगों के बीच में घूमते, उन्हें एक नए राजनीतिक संगठन के लिए तैयार करने की कोशिश करते, एक नए सपने को साकार करने के लिए कैसा संगठन बनाना है इसके लिए तैयार करते, सारे राजनीतिक दलों के खिलाफ एक नई राजनीतिक व्यवस्था शायद तब खड़ी हो पाती। और उस समय इस मुल्क में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर पैदा हुई चिंता का समाधान लोगों को अन्ना हजारे के रूप में दिखाई देता। अन्ना हजारे ने ऐसा नहीं किया। अन्ना हजारे, आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आपको सलाम करते हैं, लेकिन कृपया सोचिए, आपसे जो गलती हुई उस गलती को अभी भी सुधारने का वक्त है। बजाय चुनावों में कांग्रेस का विरोध करने के, इस देश के लोगों को 2014 के चुनाव में एक नई राजनीतिक इबारत लिखने के लिए तैयार कीजिए। और हमारी संसद को क्या कहें? एक अन्ना हजारे की हुंकार के ऊपर लोग कांप जाते हैं। कांप इसलिए जाते हैं कि हमारी संसद में जितनी ताकत होनी चाहिए, नैतिक ताकत, वो ताकत नहीं है। जनता के सपने को अगर आप भूल जाएंगे तो जनता आपके सपनों को दुत्कार देगी। जनता से डरिए, जनता के लिए कुछ कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों के मन से उतरते हुए बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं, आप लोग भी उतर जाएंगे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं।
जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.totuk@gmail.com पर।